नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। सवाल ये है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के मतलब जैसे करनाल, बरेली या मुजफ्फरनगर के 60 से 70% मरीज आखिर क्यों अपना घर-बार छोड़कर इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई इन जैसे बड़े शहरों की तरफ भागते हैं। हमारे हाथ में जो दस्तावेज है उसका नाम है द मिनी टर्शरी केयर हॉस्पिटल स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट और ये सिर्फ समस्या नहीं गिनाता, ये एक पूरा खाका पेश करता है एक ऐसे अस्पताल का जिसे मजाक में मैक्स मेदांता सिटी एडिशन कहा गया है। तो आज हम इसी की तहों को खोलेंगे और समझेंगे कि क्या ये वाकई छोटे शहरों के लिए स्वास्थ्य सेवा का भविष्य हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जमीनी हकीकत से। ये जो 60-70% लोग बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने शहर के अस्पतालों में आखिर क्या गड़बड़ है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और दस्तावेज के मुताबिक इसकी कोई एक वजह नहीं है। अच्छा। हाँ, कई वजह हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है विश्वास की कमी। विश्वास की कमी। एक ट्रस्ट डेफिसिट। मरीजों को भरोसा नहीं होता कि उन्हें सही सलाह और सही इलाज मिल रहा है। इसके अलावा वहाँ अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। डायग्नोस्टिक सुविधाएं या तो है नहीं या कह सकते हैं भरोसेमंद नहीं है। और इन सब के ऊपर एक चीज है जो पूरे सिस्टम को खोखला कर रही है, वो है कमीशन का कल्चर। कमीशन कल्चर? हाँ, यानी टेस्ट करवाने से लेकर सर्जरी तक हर चीज में एक छिपा हुआ कट होता है। मतलब मरीज को ये महसूस होता है कि उसका इलाज नहीं हो रहा, बल्कि उसे एक ग्राहक की तरह देखा जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाला जा सके। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है और यही इस ब्लूप्रिंट का आधार है कि ये समस्याएं सिर्फ कमियां नहीं हैं। तो ये एक अवसर भी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है। ये एक ऐसा बाजार है जो लगभग खाली पड़ा है। आप सोचिए, छोटे शहरों में लोगों की आमदनी बढ़ रही है, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से अब ज़्यादा लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और सड़कें, एयरपोर्ट, डिजिटल पेमेंट, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। तो स्थिति ये है कि मांग तो है, पर उस मांग को पूरा करने वाली भरोसेमंद आपूर्ति नहीं है। ठीक है, तो इस मांग और आपूर्ति के गैप को भरने के लिए ये मिनी टर्शरी केयर मॉडल सामने आता है। इसका मूल मंत्र क्या है? ये बड़े अस्पताल से अलग कैसे है? इसका मूल मंत्र बहुत सीधा है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसी क्वालिटी, लेकिन मेट्रो शहर की कीमतों और अफरा तफरी के बिना। ये सिर्फ एक छोटे साइज का मैक्स या मेदांता नहीं है, इसकी पूरी सोच ही अलग है। ये बड़े नहीं, सही हॉस्पिटल के सिद्धांत पर काम करता है। सही हॉस्पिटल, ये सुनने में अच्छा लगता है। दस्तावेज में कुछ नाम भी सुझाए गए हैं, जैसे आरोग्यवन, लाइफ ब्रिज, प्राण केयर, और एक टैगलाइन भी है, मेट्रो केयर, सिटी कंफर्ट। बिल्कुल, मतलब बड़े शहर का इलाज अपने शहर के आराम में। तो ये सही साइज क्या है? ये सही साइज है 150 बिस्तरों का, और ये कोई हवा में तय किया गया आंकड़ा नहीं है। दस्तावेज के मुताबिक 150 बिस्तर वो स्वीट स्पॉट है जहां अस्पताल बहुत बड़ा और खर्चीला भी नहीं होता और बहुत छोटा भी नहीं। हाँ, और इतना छोटा भी नहीं होता कि जरूरी सुविधाएं ना दे पाए। इस साइज पर तेजी से ब्रेक इवन यानी मुनाफे में आना संभव हो जाता है। और इन 150 बिस्तरों का बंटवारा भी बहुत सोचा समझा लगता है। हाँ, बहुत स्मार्ट बंटवारा है। सबसे ज्यादा जोर उन स्पेशलिटीज पर है जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है, जैसे जनरल मेडिसिन के लिए 30 बिस्तर, ऑर्थोपेडिक्स के लिए 25, हड्डी के रोगों के लिए। हाँ, और दिल की बीमारियों यानी कार्डियोलॉजी के लिए 20 और मातृत्व सेवाओं के लिए 20 बिस्तर। इसमें आप देखेंगे कि शुरुआत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट या वो जो बहुत जटिल कैंसर के इलाज होते हैं, उनसे बचा जा रहा है। हाँ, उन महंगी और जटिल सेवाओं से बचा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या ये क्वालिटी से एक तरह का समझौता नहीं है? नहीं, ये क्वालिटी से समझौता नहीं, बल्कि एक बहुत ही समझदारी भरी व्यावसायिक रणनीति है। देखिए, इन सुपर स्पेशलिटीज के लिए बहुत ज्यादा शुरुआती निवेश की जरूरत होती है। अच्छा, कैपेक्स बहुत ज्यादा होगा? बिल्कुल, जो ब्रेक इवन तक पहुंचने में सालों लगा सकता है। ये मॉडल कहता है कि पहले उन 80% बीमारियों पर ध्यान दो जिनका इलाज किफायती ढंग से और अच्छी क्वालिटी के साथ किया जा सकता है। एक बार जब अस्पताल अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तब इन सेवाओं को जोड़ने के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, तो अस्पताल का ढांचा समझ में आता है, सही साइज, सही स्पेशलिटीज, लेकिन मुझे लगता है इस दस्तावेज का असली दांव तो डॉक्टरों को लेकर है। ये 0 कमीशन, 0 रेफरल कट वाली बात, ये सुनने में क्रांतिकारी लगती है। हाँ,
एक ऐसे उद्योग में जहां कमीशन एक खुला रहस्य है, ये काम कैसे करेगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इस मॉडल की आत्मा है। जीरो कमीशन की नीति सिर्फ एक नियम नहीं है, ये मरीज और डॉक्टर के बीच टूटे हुए भरोसे को फिर से बनाने की कोशिश है। जब एक डॉक्टर को किसी खास टेस्ट या प्रोसीजर के लिए कोई कमीशन नहीं मिलता, तो मरीज को यह भरोसा होता है कि जो भी सलाह दी जा रही है वो उसकी जरूरत के हिसाब से है, ना कि डॉक्टर की कमाई के हिसाब से। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये वाकई मुमकिन है? कमीशन का कल्चर तो वो स्वास्थ्य सेवा में बहुत गहराई तक फैला हुआ है। ये मॉडल डॉक्टरों को उस कमाई को छोड़ने के लिए कैसे मनाएगा? आप अच्छे डॉक्टरों को कैसे आकर्षित करेंगे? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ कमीशन हटाने में नहीं है। तो फिर इसका जवाब है उसकी जगह एक बेहतर और ज्यादा सम्मानजनक विकल्प देने में, और वो विकल्प है डॉक्टर हॉस्पिटल पार्टनरशिप मॉडल। ये इस ब्लूप्रिंट का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। पार्टनरशिप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डॉक्टरों को सिर्फ एक कर्मचारी की तरह वेतन नहीं दिया जाएगा। उन्हें 2 चीजें ऑफर की जाएंगी। पहली, हर केस के रेवेन्यू में 20 से 30% की सीधी हिस्सेदारी। ओके। और दूसरी, 1 से 3% तक ESOP, यानी कंपनी की इक्विटी या हिस्सेदारी। 1 मिनट, डॉक्टर्स को ESOPs, मतलब वो अस्पताल में हिस्सेदार होंगे? ये तो मैंने स्टार्टअप की दुनिया के बाहर कभी सुना ही नहीं। बिल्कुल। तो क्या सोच ये है कि उन्हें कर्मचारी नहीं बल्कि एक तरह का फाउंडर महसूस कराया जाए? बिल्कुल, यही मनोवैज्ञानिक बदलाव है। ESOP का मतलब यह है कि डॉक्टर सिर्फ तनख्वाह नहीं ले रहे, वो उस अस्पताल के छोटे छोटे मालिक बन रहे हैं। जैसे जैसे अस्पताल बढ़ेगा, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसका मुनाफा बढ़ेगा, वैसे वैसे उनके उन हिस्सों की कीमत भी बढ़ेगी। सही बात। ये उन्हें सिर्फ एक नौकरी पेशा से एक सच्चा भागीदार बना देता है ना? अब उनका हित किसी एक मरीज से ज्यादा पैसे लेने में नहीं, बल्कि अस्पताल की लंबी अवधि की सफलता में है। सही। क्योंकि जब अस्पताल सफल होगा तो वो भी सफल होंगे। ये तो हितों को एक सीध में लाने का एक शानदार तरीका है। ये कमीशन के कल्चर पर सीधा प्रहार है। पर यहाँ मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी, एक तरह से डेविल्स एडवोकेट बनकर। पूछिए। अगर डॉक्टर रेवेन्यू में हिस्सेदार हैं, तो क्या ये उन्हें मरीज को सबसे महंगी प्रक्रिया करवाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा ताकि उनका हिस्सा बढ़े? क्या हम एक समस्या को दूसरी से नहीं बदल रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता है, और इस मॉडल में इसे 2 तरीकों से संभाला गया है। पहला, पारदर्शी पैकेज प्राइसिंग। ज्यादातर प्रक्रियाओं के लिए एक तय दाम होगा, जो मरीज को पहले ही बता दिया जाएगा। अच्छा। तो डॉक्टर के पास दाम बढ़ाने की गुंजाइश बहुत कम होगी। दूसरा और ज्यादा जरूरी है पीयर रिव्यू और ऑडिट का एक मजबूत सिस्टम। जब डॉक्टर सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि पार्टनर होते हैं, तो वो एक दूसरे को भी जवाबदेह ठहराते हैं। क्योंकि एक डॉक्टर की गलती सबकी प्रतिष्ठा पर असर डालेगी। बिल्कुल, एक की गलती पूरे अस्पताल की और सभी पार्टनर्स की प्रतिष्ठा पर असर डालती है। तो सिस्टम में एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म बन जाता है। ये एकदम सही नहीं हो सकता है, लेकिन ये मौजूदा कमीशन वाले मॉडल से कहीं ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद है। ठीक है, ये दलील काफी मजबूत है। तो ये पार्टनरशिप वाला मॉडल दार्शनिक रूप से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसका गणित भी काम करता है? चलिए जरा आंकड़ों पर आते हैं। दस्तावेज में कुल पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स लगभग 62 से 72 करोड़ रुपए बताया गया है। हमारे श्रोताओं के लिए क्या ये आंकड़ा ज्यादा है या कम? ये सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। किसी मेट्रो शहर में इतनी ही सुविधाओं वाला अस्पताल बनाने में जमीन की कीमत और कंस्ट्रक्शन की वजह से इसका लगभग दुगना या उससे भी ज्यादा खर्च आ सकता है। ओहो। तो ये मॉडल पहले दिन से ही लागत के मामले में बहुत स्मार्ट है। प्रति बिस्तर लागत लगभग 45 से 50 लाख रुपए आती है, जो काफी किफायती है। हाँ, इस स्तर के अस्पताल के लिए बेहद किफायती मानी जाती है। ठीक है, तो अस्पताल बनाने में सस्ता है, पर क्या ये बचत आखिरकार मरीज तक पहुंचती है? ये मॉडल मेट्रो अस्पतालों से 25 से 40% कम कीमतों का वादा कैसे कर सकता है? इसके पीछे 3 ठोस वजह हैं। पहली, जेनेरिक दवाओं की अनिवार्यता। अस्पताल का जन औषधि केंद्रों के साथ टाई अप होगा, जिससे दवाओं का खर्च बहुत कम हो जाएगा। दूसरी वजह है पारदर्शी पैकेज प्राइसिंग, जिसके बारे में हमने बात की, कोई छिपावा चार्ज नहीं। और तीसरी वजह एक और बहुत ही स्मार्ट कदम है, डायग्नोस्टिक्स को आउटसोर्स करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि अस्पताल शुरुआत में MRI या CT स्कैन जैसी करोड़ों की मशीनें खरीदने पर पैसा खर्च नहीं करेगा। अच्छा। इसके बजाय वो थायरोकेयर या डॉक्टर लाल पैथलैब्स जैसी बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों के साथ टाई अप करेगा। इससे शुरुआती भारी भरकम खर्च बच जाता है और मरीजों को भी अच्छी क्वालिटी की जांच सुविधा मिल जाती है।
तो इन सब वजहों से लागत कम होती है। और वही बचत मरीज को दी जाती है। चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। दस्तावेज में घुटने के प्रत्यारोपण का जिक्र है। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में इसका खर्च मैंने सुना है 4 से 6 लाख रुपए तक आता है। इस मॉडल में लक्ष्य क्या है? इस मॉडल वाले अस्पताल में यही इलाज 2.5 से 3 लाख रुपए में करने का लक्ष्य रखा गया है। आधा? हाँ, आप फर्क देख सकती हैं। ये कुछ लोगों के लिए लगभग आधी कीमत है। ये सिर्फ पैसे की बचत नहीं है, ये किसी के लिए इलाज को संभव बनाने और असंभव बनाने के बीच का फर्क हो सकता है। बिल्कुल सही। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है अच्छी कीमत पर, लेकिन आप उस मरीज तक कैसे पहुंचेंगे जो सालों से एक खास डॉक्टर के कहने पर दिल्ली जाने का आदी है? आप इस रेफरल के जाल को कैसे तोड़ेंगे और भरोसा कैसे बनाएंगे? यहाँ भी रणनीति कम लागत और ज्यादा विश्वास पर आधारित है। ये टीवी पर महंगे विज्ञापन देने के बजाय जमीन पर काम करने पर जोर देता है, जैसे कि अस्पताल के आसपास के गांव और कस्बों में मुफ्त ओपीडी कैंप लगाना, समुदाय से जुड़ना। हाँ, स्थानीय फैक्ट्रियों, स्कूलों में जाकर हेल्थ चेकअप करना, स्थानीय उद्योगों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सीधे टाई अप करना, डिजिटल स्तर पर भी व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करने जैसी आसान सुविधाएं देना। इसका मकसद है समुदाय का हिस्सा बनना, न कि सिर्फ एक और अस्पताल खोल देना। और ये सब करने के बाद क्या ये बिजनेस चल पाएगा? मुनाफे का गणित क्या कहता है? दस्तावेज में इसका भी एक विश्लेषण है। अगर अस्पताल अपने 60% बिस्तर भर लेता है, जिसे हेल्थ केयर की भाषा में 60% ऑक्यूपेंसी कहते हैं। हाँ, 60% ऑक्यूपेंसी और प्रति बिस्तर औसत राजस्व रोजाना 9,000 रुपए होता है, तो अस्पताल 30 से 36 महीनों के अंदर ही मुनाफे में आ सकता है। 3 साल के अंदर? जी, निवेशकों के लिए ये एक बहुत ही आकर्षक तस्वीर है। और ये सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं है ना, यहाँ एक बड़ी तस्वीर भी है। जी हाँ, ये सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है, यहाँ एक लंबी अवधि की सोच है। 5 साल की विस्तार योजना भी बताई गई है, जिसमें एक अस्पताल से शुरुआत करके उसी इलाके में 10 अस्पतालों की एक क्षेत्रीय चेन बनाने का लक्ष्य है। एक पूरी चेन? हाँ, इससे बड़े पैमाने पर काम करने के फायदे मिलते हैं। आप दवाएं और उपकरण बड़ी मात्रा में खरीद कर और सस्ते में पा सकते हैं। टेलीमेडिसिन के जरिए एक ही स्पेशलिस्ट कई जगहों पर सलाह दे सकता है। और प्रशासनिक खर्च भी कम हो जाता है। बिल्कुल। तो जब हम इस सबको एक साथ देखते हैं तो इसका सार क्या निकलता है? ये छोटे शहरों के लिए एक किफ़ायती, उच्च गुणवत्ता वाले अस्पतालों का एक व्यवहारिक मॉडल है, जो पूरी तरह से विश्वास, पारदर्शिता और साझेदारी के सिद्धांतों पर बनाया गया है। बिल्कुल। और ये हमें उस बात पर लाता है जो मेरे हिसाब से इस पूरे दस्तावेज का सबसे प्रभावशाली और गहरा विचार है। वो इसके निष्कर्ष में छिपा है। दस्तावेज कहता है भारत को और ज्यादा अस्पतालों की जरूरत नहीं है, भारत को ईमानदार अस्पतालों की जरूरत है। ईमानदार अस्पताल, ये एक बहुत शक्तिशाली वाक्यांश है। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं, बल्कि एक नैतिक स्टैंड की तरह लगता है। ये एक नैतिक स्टैंड ही है, और इस ईमानदारी के 4 स्तंभ हैं। ये मरीज को सबसे पहले रखता है, पेशेंट फर्स्ट। ये डॉक्टरों का सम्मान करता है और उन्हें पार्टनर बनाता है, डॉक्टर रिस्पेक्टिंग। ये मरीज के लिए किफायती है, अफोर्डेबल फॉर पेशेंट्स। और ये निवेशक के लिए भी लंबे समय तक चलने वाला एक टिकाऊ मॉडल है, सस्टेनेबल फॉर इन्वेस्टर्स। जब ये चारों स्तंभ मिलते हैं तब एक ईमानदार अस्पताल बनता है। तो आज की इस चर्चा से हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार निकलता है जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस दस्तावेज में हमने देखा कि स्वास्थ्य सेवा में विश्वास की कमी को दूर करने का एक तरीका है डॉक्टरों और अस्पताल के हितों को एक सिद्ध मिलाना, उन्हें पार्टनर बनाकर। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि भारत के और कौन से उद्योग हैं जहां इसी तरह का गहरा विश्वास का संकट मौजूद है? शिक्षा, रियल एस्टेट। बिल्कुल। और क्या वहां भी इसी तरह का कोई पार्टनरशिप मॉडल अपनाकर एक बुनियादी और सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है?